बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, सियासी अखाड़े का मंजर जहाँ तशवीशनाक है, वहाँ अखाड़े से बाहर के हालात भी खदशात और खतरात में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सियासी दंगल और कुए सियासत के गोरख धंधे ने वो माहौल बना डाला है कि ताहद्दे निगाह धूल ही धूल नजर आ रही है। हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल के डेरे हैं कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो किसी को सुझाई नहीं दे रहा। इस खेल में जहां खूब और नाखूब बदल चुके हैं, वहां गालिब और मगलूब भी तब्दील हो गए हैं। मगर दिलचस्प अमर यह है कि चेहरों के साथ किरदार तो बदलते रहते हैं, लेकिन खेल जूं का तूं ही रहता है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि ताहियात नाअहली के समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नाअहली की ये शिक़ें डिक्टेटर ने शामिल की। चीफ जस्टिस का इस्तिफ़सार कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, कंफ्यूजन ना फैलाई जाए, एक शख्स की मर्जी पर पूरा मुल्क चले, ये जबर है। सवाल यह है कि क्या ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिए बगैर 5 साल नाअहली का कानून गैर आईनी होगा और नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार, इसकी जद में कौन कौन आएगा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, बल्ले का निशान। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांध ली, पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया, समाअत के लिए मुकर्रर। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को बल्ले के निशान से नवाज देगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इंतखाबात करीब हैं, सियासी जोड़ तोड़ जो बन पर आ गया, सीट एडजस्टमेंट, सियासी जमातों की बैठक पर बैठक, NA 127 पीपल्स पार्टी नून लीग में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। बिलावल के तख्ते लाहौर में बैठकर खड़ा, क्या सियासी बयानबाजी या वाकई मुखालिफिन को टफ टाइम भी देंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। नसीर वागा साहब, क्या लगता है आपको ये जो ताहियात नाअहली का फैसला है, अगर वापस लिए बगैर 5 साल नाअहली का जो कानून है वो फिर गैर आईनी होगा? देखिए, ये तमाम फैसले अदालत ने करने हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि ये सारी नाअहलियाँ और इनके अंदर जो भी पेचो खम हैं, ये सारे के सारे सिर्फ अदलिया निकाल सकती है। देखें, जब भी कोई भी फैसला होता है, कानून के मुताबिक हो या किसी और तरीके से लोग करवा लें, लेकिन बाद में वो हमेशा चैलेंज हो जाता है। अब 5 साल के हमारे आइन में तो ये कहीं लिखा ही नहीं है। सवाल तो यहां से खराब हो गया ना कि नाअहली कितने साल के लिए होगी, ये अदालत ने ही तय किया और अब भी अदालत नए सिरे से तय करने जा रही है। अब देखना यह है कि अदालत 5 साल मुकर्रर करती है, 10 साल मुकर्रर करती है। बात यह है कि सारी बातें ही अदलिया पे जाके ख़त्म होती हैं। आपने देखा कि जो लोग कागजात नामजदगी नहीं जमा करवा सके वो भी अदालत में चले गए, बल्ले के लिए भी पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई। लिहाजा हर काम, इसका मतलब है कि ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिर यहाँ कोई रोल रह गया, ना दूसरे निज़ाम का कोई रोल रह गया। अगर हर बात का फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी आला अदलिया ने ही करना है, तो फिर शुरू से ही उनसे फैसले करवा लें। आप देखें कि इंतखाबात में कितना कम वक्त रह गया और अभी तक हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि क्या किसी को इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं मिलना, कागजात नामजदगी मंजूर होने हैं या नहीं होने, नाअहली 5 साल है या 10 साल है। आप ज़रा मौका देखें कि आज क्या तारीख है, आज 4 जनवरी और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। आप मुझे बताइए इलेक्शन कैंपेन कब चलेगी? अभी तो लोगों के अंदर कोई इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, जब तक ये सर्टेनिटी नहीं आएगी, जब तक ये यकीनी की कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही हो रहे हैं इंतखाबात, कंफ्यूजन इस हवाले से ना फैलाई जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को बिल्कुल चीफ जस्टिस के कहने के मुताबिक तो कंफर्म है। मैं इस चीज पे कोई बहस नहीं है, वो तो उन्होंने कह दिया, सारी कौम ने मान लिया। लेकिन आप ये देखें कि इस इलेक्शन की तैयारी के लिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर इस वक्त किस हद तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। अभी आपने सवाल किया 5 साल 10 साल फैसला किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट ने, और खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो भी बेंच बनता है उसी ने आखिर ये बड़े बड़े फैसले करने हैं। अब बल्ले वाला इशू यानी पीटीआई का जो निशान है, उसका जो इशू है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और जिनके कागजात नामजदगी और लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में आप देख लें, सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि खेल जो है या बॉल जो है इस वक्त मेन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वहीं सारे फैसले होने हैं। तो भाई ये जो नीचे अदलिया में और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता रहा,
ये तो फिर वक्त का ज़िया हुआ ना, फिर ये काम ना हो, फिर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवा लिए जाएं कि जी ये कैसे होना है। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो आइन और कानून के मुताबिक चीजें तय हैं ना, वैसे हो ही नहीं रही। अगर हर इदारा अपना अपना रोल अदा करे आइन और कानून के मुताबिक, तो ना तो सुप्रीम कोर्ट पर बोझ पड़े और ना ही इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो। यही वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान को गुज़िश्ता 76 सालों से लेके खराब कर रहे हैं। क्यों? रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। एक इदारा काम करता है, वो चैलेंज हो जाता है, अच्छा। हाई कोर्ट में हो जाता है, हाई कोर्ट का मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। ठीक है, कानून आइन के मुताबिक ये सारी बातें होती रहती हैं और ऐसा ही है, लेकिन आप अपने सर्कमस्टांसेस मुल्क के देखें। हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? इलेक्शन 8 फरवरी को है और अभी तक आप देख लें पूरे मुल्क के अंदर किस हद तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, आप सर्वे करवा के देखें। ठीक है सलमान आमिर साहब, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठा कि कानून में नाअहली अगर 5 साल हो चुकी तो फिर ताहियात वाली बात कैसे कायम रहेगी, क्या लग रहा है इन रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला है वो क्या आएगा? मेरा तो इत्तफाक है, मैंने पहले भी कहा था कि लगता नहीं है ये तायात नाहली वाली बात जो है अब मेंटेन रह सके और बात वही 5 साल की नाहली पर जाएगी जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की और इलेक्शन एक्ट में उसमें तरमीम हुई। तो इसलिए लगता तो यही है इस वक्त जिस किस्म का हमारा माहौल बना हुआ है और जिस किस्म के जजमेंट्स आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि जनाब ये जो 5 बरस की नाहली है इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, जो तायात नाहली है वो खत्म हो जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने अपनी तारीख में जितने भी इलेक्शन देखे हैं, ये शायद पहला इलेक्शन है जो इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर हो रहा है और उसका इजहार चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो इलेक्शन को सबोताज करना चाहते हैं। कोई इसको सबोताज ना करे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इतनी अनसर्टेनिटी जो है, जो कि पहले भी रही है किसी ना किसी शक्लों में इंतखाबात में, लेकिन इस हद तक नहीं हुई कि अभी तक इलेक्शन अरेंजमेंट जो है वो सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे। यानी सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का बात आ जाती है। कभी कहा जाता है टीचर्स जो है वो एग्जाम्स के अंदर मसरूफ होंगे, वो ड्यूटी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। उधर से सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब कभी सिक्योरिटी को बुनियाद बनाते हैं, कभी कहते हैं कि मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी हर तरह की चीजें जो है वो इतने इबाम पैदा कर दी है जिसकी वजह से अभी तक पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने जोबन पर स्टार्ट नहीं हो सकी। जो इलेक्शन का हमारे यहाँ मोमेंटम बनता है वो अभी तक उस तरह से स्टार्ट नहीं हो सका और अभी टिकटों की तकसीम का ही मामला चल रहा है। और बकौल रिजवान रजी के जनाब PMLN ने तय किया कि शायद 10 जनवरी के बाद जाकर जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम स्टार्ट करेंगे। PTI तो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले जलसे कर रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल के जलसे नहीं हो रहे जो हमारे यहाँ इलेक्शन की कैंपेन के अंदर देखे जा सकते हैं। और इसी तरीके से मीडिया के अंदर भी देखे तो मीडिया के अंदर भी इलेक्शन की गहमा गहमी कम है और इलेक्शन के बारे में जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है उसमें लगता है कि शायद कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर इसी तनाजुर में जिस वक्त 1 महीना इलेक्शन में रह गया है, हम देख रहे हैं जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी के मामला देख रहे हैं, जुडिशरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन के मामला देख रहे हैं और अपना जुडिशरी वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं। तो लगता यह है कि एक ऐसी सिचुएशन के अंदर इंतखाबात करवाने की कोशिश की जा रही है जहां अनसर्टेनिटी को भी मेंटेन करना जरूरी है ताकि गैर यकीनी हालात ही रहे, वोटर्स उस तरह से बाहर ना निकल सके, पॉलिटिकल पार्टियां उस तरह से कैंपेन ना कर सके, उम्मीदवार उस तरह से बाहर ना निकल सके। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इबाम जो पैदा हुआ है वो अभी खत्म ना होने को है। हालांकि इस मौके पे तो किसी किस्म का इबाम होना नहीं चाहिए था और सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो अपनी इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर ले जाती और अपने मामलात को लेकर इस वक्त अपने मैनिफेस्टो सही तरीके से पेश हो जाते, उनके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही होती। लेकिन लगता यह है कि जिसने भी ये सारा प्लान हमें हमारे सामने रखा है उसमें शायद बुनियादी नुक्ता ये था कि हमने अनसर्टेनिटी को मेंटेन करना है और उस इबाम को पैदा करके ही इलेक्शन की तरफ जाना है ताकि इलेक्शन की ना गहमा गहमी हो और ना सियासी जमातें उस तरह से काम कर सके, ना वो कैंपेन चला सके। और आप देख लीजिएगा कि इस इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी बहुत अददी तादाद में बहुत कमजोर किस्म की हुकूमत होगी और वो मकलूज किस्म की हुकूमत होगी। तो सियासी इस्तेकाम जो है वो हमसे बहुत दूर खड़ा हुआ है। दुरुस्त। इम्तियाज आलम साहब, ताहियात नाअहली केस जिसकी समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है, आज की समाअत पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ बड़ी शेर हासिल बहस हुई है और कल लगता है कि फैसला हो जाएगा और ये ताहियात नाअहली की जो तशरीह की गई थी वो खत्म हो जाएगी। और इससे कम से कम भी नवाज शरीफ और
और तहरीक इंसाफ के जो साबिक लीडर हैं और अब इस्तिकलाल पार्टी के, उनके लिए राह हमवार हो जाएगी। और मुझे तो ये लग रहा है उसमें अभी तक जो बेंच का मूड है या सवालात हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं। अच्छा, और इम्तियाज आलम साहब, और दूसरा ये कि जो नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की जो नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार रखी गई है, क्या लग रहा है इसकी जद में कौन कौन आएगा? इसमें काफी लोग आ सकते हैं, लेकिन एक तो वो MP आ गए हैं जो जिन्हें टिकट मिला था बलूचिस्तान से, मुस्लिम लीग नवाज का। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला भी 10 साल वाला भी सुप्रीम कोर्ट ही में जाके तय होगा। अब अदलिया के सामने जो बड़ा सवाल आएगा कल के फैसले के बाद, इम्कानी तौर पर जो मैं बज़ाहिर देख रहा हूँ फेस वैल्यू पे, वो लगता ये है कि वो फैसला जो है उससे तायात नाअहली ख़त्म हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादती की गई थी उस वक्त ये फैसला करते वक्त। लेकिन इसके साथ ही सवाल आएगा अब जो तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए पिटीशन है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जाहिर है वो कल नहीं तो परसों लग जाएगी, क्योंकि बहुत वक्त कम रह गया है। तो अदालत के सामने बड़ा सवाल आएगा कि एक तरफ तो एक पार्टी के लीडर के लिए रास्ता हमवार हो रहा है, और दूसरी तरफ एक पार्टी जो है वो बैन किए बगैर एक तरह से इंतखाबी अमल में शामिल होने से बैन हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती वाली बात होगी, और ये एकतरफा किस्म के इंतखाब जो है अगर हुआ बगैर बल्ले के निशान के या PTI की शिरकत के, तो उससे सारा सियासी माहौल भी बिगड़ जाएगा और इंतखाबी गहमा गहमी भी खत्म हो जाएगी, लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी, और जमहूरी अमल का एक तरह से खात्मा हो जाएगा। अब आप कैसे करोड़ों लोगों को जो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं मुल्क में, उन्हें कैसे उनके हक के इजहार से, हक के रायदही से यानी वोट के हक से कैसे महरूम कर सकते हैं, और उन्हें मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि टेक्निकल बुनियाद पर जो फैसला हुआ है अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से भी सुनने में ये आया है, लेकिन ज़्यादातर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ पे फोकस है, और तहरीक इंसाफ वाले ये जायज़ तौर पे शोर मचा रहे हैं कि उनके साथ उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। जिस तरह आपने देखा कि कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त किस तरह छीना झपटी हुई, किस तरह जो प्रपोजर और सेक्रेटरीज को उठाया गया या उनसे बयान दिलवाए गए, और जिस थोक के हिसाब से उनके पेपर रद्द हुए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसमें बहुत हरफ उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की अपनी गैर जानिबदारी पे। तो आपको चाहिए ये है कि इस वक्त अदलिया को भी चाहिए ये है कि जिस तरह उन्होंने इंश्योर किया है चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने, कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, इसी तरह वो इंश्योर करें कि सब पार्टीज जो है उसमें शरीक कर सके, बराबर की शिरकत कर सके, बेशमूल तहरीक इंसाफ के और उन बमा अपने निशान बल्ले के। ठीक है जी, इस पर हम सेकंड सेगमेंट में मजीद डिटेल से बात करते हैं। रिजवान रज़ी साहब, एक तो ताहियात नाअहली केस की जो आज की समाअत थी उस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की जो नाअहली की मुद्दत है 10 साल बरकरार रखी गई, क्या लग रहा है इसकी जद में कौन कौन आने वाला है? देखिए, इसकी जद में कोई नहीं आ रहा, और ये रिलीफ मिलने जा रहा है एक दफा फिर अदालती लाडलों को, और अदालती लाडले PTI के अलावा और कौन हो सकते हैं जिनके लिए अदालत रात बजे भी खुलती है और रिलीफ देती है, और फिर अदालत जो है वो रिलीफ दे के घर भी ले जाती है। मेरा ये आज का मौजू नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि कामरेड जो है वो इस दफा फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे साथ बैठे हुए। तो कामरेड को पता नहीं अभी तक इम्तियाज भाई को टिकट कौन सा मिला है, मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी का है या PTI का है। पीपल्स पार्टी का ले लीजिए, सुना है साथ में वो वॉशिंग मशीन भी दे रहे हैं जो टिकट उनका लेगा। जस्ट जोक असाइड, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, और आपने तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा जो है वो सर्द गर्म सियासत ऊंच नीच देख रखी है। पूरी 1-2 नस्लें हैं हमारे यहाँ सियासी उसकी। तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें भी बताइएगा, हम एक जो है खबर ये है का प्रोग्राम वहां से लाइव आगे करें आपके हल्के से। बहरहाल ये जो हो रहा है इस वक्त जो है, मुझे ये समझ नहीं आई कि जो है अदलिया जब किसी इशू के ऊपर बात करने की कोशिश करती है तो अदलिया के अंदर से ही
उस बात को दूसरी तरफ खींचना शुरू हो जाया जाता है। जैसे अब अदलिया जो है वो ताहियात नाअहली का केस लेके बैठी है, तो उसकी सबऑर्डिनेट यानी कि हाई कोर्ट की अदलिया, हाई कोर्ट ने उस इशू के बिल्कुल उल्टी तरफ जो है वो एक गंगा बहा दी है। हो सकता है ये अटेंशन सीकिंग की कोशिश हो, और हो सकता है कि ये जो है ये वाकई उनको चैलेंज करना हो, क्योंकि जब एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म जो है उस केस को लेके बैठा हुआ है, तो लोअर प्लेटफॉर्म का उस केस के ऊपर वंस फॉर ऑल उसमें डिसाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो तमाम बाकी अदलिया के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। अब देखें इसमें क्या होता है। फिलहाल तो इसकी जद में पीएमएलएन का ही एक एमपीए का कैंडिडेट आया बलूचिस्तान से। देखते हैं कि ये जो कल फैसला आता है, क्या ये लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को इंडोर्स करता है या फ्यूचर के लिए नलीफाई कर देता है। ठीक है रजी साहब, वैसे लगता क्या है अदालती फैसला जो भी हो उसको किसी उसका जो असर है वो किसी सादा सी कानून साजी से खत्म किया जा सकता है? देखिए वो कानून साजी जो थी वो नई कानून के लिए कानून साजी नहीं थी। जाहिर है लोग कहते हैं, कहते भी रहेंगे, जिससे ये माइंडसेट बन गया और आपने ये सवाल भी कर लिया। वो पहले से बने हुए कानून की वजाहत थी। अच्छा, अगर तो आपने नया एक्ट शामिल करना होता कानून के अंदर, तो यकीनन फिर आपको 2/3 अक्सरियत ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए थी। लेकिन जब आपने पहले बने हुए कानून की वजाहत कर दी, मतलब है पार्लियामेंट जिसने कानून बनाया उसको इतना तो हक दीजिए कि वो अपनी इंटेंशन शो कर सके कि इस कानून का मतलब ये है। लेकिन अब चूंकि इस वक्त माइक उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, कि जिन्होंने बयानियां बनाना होता है एक मखसूस पार्टी के लिए और एक मखसूस तर्ज फिक्र के लिए, तो उन्होंने ये बयानियां बना दिया जिसके नतीजे में आपका सवाल सामने आया। अच्छा चलें जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी ब्रेक पर जाएंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मरतबा फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया है और बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांध ली हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले के निशान से नवाज देगी? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक में। पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मरतबा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांध ली हैं। पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया है, समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को बल्ले के निशान से नवाज देगी? इम्तियाज़ आलम साहब, जिस तरह से आप पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है और पीटीआई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का वो दुरुस्त है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को बल्ले के निशान से नवाज देगी? इम्तियाज़ आलम साहब। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी इम्तियाज़ आलम साहब, मेरा ख्याल है कि आवाज आ रही है जी। अब मैं समझता हूँ कि सियासत में जमहूरियत का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ को अब बल्ले का निशान दिया जाए। अगर उनके पार्टी के इंतखाबात में कोई नक्स है भी, तो माजी में तमाम जमातों में हम देखते हैं कि ऐसे ही रस्मी इंतखाबात होते हैं, कोई अच्छी रवायत नहीं है। तो वो बाद भी देखा जा सकता है, इलेक्शन के बाद भी वो अपना इलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐन मौके पे इंतखाबी अभी अमल शुरू हो चुका है। आप एक पार्टी को बैन किए बगैर, उस पर बंदिश लगाए बगैर, वो गैर कानूनी पार्टी तो नहीं है, वो तो एक रजिस्टर्ड कानूनी जमात है, उसे आप अगर उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर देंगे तो वो बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उससे क्या होगा कि 227 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं पूरे पाकिस्तान में, और कौमी असम्बली में ऐसी 70 नशिस्तें हैं जो बिलवास्ता यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर तो पार्टी के उम्मीदवारों ने जितने वोट लिए होते हैं उनकी तादाद के हिसाब से वो सीटें अलॉट होती हैं। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ 70 सीटों को के बगैर इलेक्शन में जाएगी अगर उसे बल्ले का निशान नहीं मिलता। तो ये अनइवन फील्ड जिसे कहा जाता है, गैर मुसावी मैदान है, तो उनकी शिकायत इसमें जायज नजर आती है। मैं फिल वक्त तो यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ हल्का 161 भावल नगर से। यहाँ से मेरे भाई भी कई बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और हमारा बुनियादी तौर पर फ्रंट है एंटी फ्यूडल, जागीरदारों के खिलाफ, और उनके खिलाफ यह बहुत फिजा है और ये इलेक्टेबल्स के खिलाफ बहुत फिजा है।
तो उसमें हम मोबिलाइज कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि मौसम बहुत सख्त है, लोग अभी घरों में घुसे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि 12 तारीख के बाद जब इलेक्शंस के सिंबल अलॉट हो जाएंगे, अब तो इंतखाबी अमल में जोशो खरोश आ जाएगा, बशर्ते के तमाम जमातों को शिरकत का पूरा मौका दिया जाए। अगर तहरीक इंसाफ को निकाल दिया गया तो फिर बुरा होगा। मैं तो इस वक्त लड़ रहा हूँ अवामी महाज के प्लेटफॉर्म से, और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कोई पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन हमने अपना मंशूर जो है, इकोनॉमिक चार्टर भी, पॉलिटिकल चार्टर भी जारी कर दिया है, और हम उसकी बुनियाद पर एक मंशूर की अच्छा। बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारा जोर बुनियादी तौर पर ग्रास रूट लेवल से ऑर्गेनाइज करके अवाम को यहाँ तब्दीली लाने का है। सही है। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है, और अभी इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि अगर नहीं दिया जाता है बल्ले का निशान तो अनइवन फील्ड होगी, क्या लगता है दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और क्या सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस कर देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अल्टीमेट तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना था ना। अगर किसी जगह से भी रिलीफ नहीं मिलना था तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाना था। ये बात हम पहले भी कह चुके थे कि बल्ले का निशान मिलना या ना मिलने का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए जाना तो उनका जायज है, एक बात। दूसरी बात यह कि मैं तो बार बार ये कहता रहा हूं कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का जो फैसला है वो कानूनी नहीं है, वो सियासी है। और सियासी बुनियादों पर अगर ये तय किया जा रहा है कि एक पार्टी को हमने इंतखाबी अमल से बाहर निकालना है और हमने उनको उनकी पार्टी के तौर पर भी और उनके निशान के तौर पर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना, और ये माजी में मुख्तलिफ जमातों के साथ हुआ है, पीपल्स पार्टी ने भी भुगता है, पीएमएलएन ने भी भुगता है। और अगर अब इस दफा ये सारा ये जो सारा अमल है पीटीआई के साथ होना है तो फिर इसके दूरस्थ नताइज होंगे ना सियासी तौर पे। सबसे पहली बात यह है कि अभी इम्तियाज आलम साहब ने एक बात की थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये तासुर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सियासी जमात को, जो बड़ी मकबूल जमात है, पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, उसको आपने बाहर निकाल दिया इस सारे सीन से। और ये लगेगा कि एक सहूलतकारी का रोल हुआ है जो पहले से तय किया गया था, पीटीआई को रास्ता नहीं देना, उसके अंदर ये सारा खेल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई अगर इंतखाबी निशान के ऊपर नहीं है और जमात के तौर पे भी नहीं है तो जो इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि उनकी मखसूस नशिस्तों का जो सारा मामला है वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर वो सब लोग इंफरादी सतह पे जाकर इलेक्शन लड़ते हैं और उनके मुख्तलिफ निशान होते हैं तो फिर उससे पीटीआई की अपनी शनाख्त का मसला भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो भी मंसूबा है, अगर उसका मंसूबा यही है कि हमने पीटीआई को इंतखाबी मैदान में नहीं रहने देना, तो आप ये कर लेंगे ताकत के जोर पर, कानून के जोर पर, अदालतों को और बाकी इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करके, लेकिन इसका पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर कोई अच्छा असर नहीं होगा और हमारी सियासत और हमारे इंतखाबात के नाम के ऊपर बड़े मसाइल पैदा होंगे और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया जाएगा। और एक तरफ हम नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं कि उनको मैदान में लाया जाए और दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए इमरान खान को। 2018 में भी ये हुआ कि हमने नवाज शरीफ साहब को निकाला और इमरान खान को लाने की कोशिश की। तो अगर यही खेल को रिपीट करना है तो फिर इस रिपीट से पाकिस्तान का तो कोई भला नहीं होने वाला, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हम एक नई सियासी तकसीम में जाएंगे, नई महाजराई पैदा होगी और इवन अदारों को भी मुतनाज़ा बनना पड़ेगा, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो और चाहे जुडिशरी हो। तो अब मुझे तो बड़ी उम्मीद है और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे एक सियासी जमात को अमलन इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा फैसला हो सकता है, हो भी सकता है, इसमें कोई नामुमकिन बात तो नहीं है, क्योंकि फैसला या होना है या नहीं होना। तो अगर फैसला ये आता है कि जी पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना, तो आप समझिए कि पीटीआई को फिर आपने 2024 के इंतखाबात में अमली तौर पर कानूनी बुनियादों को बुनियाद बनाकर मैदान से बाहर निकाल दिया है। तो फिर पीटीआई के लिए काफी इसकी मसाइल भी होंगे, लेकिन वो मसले सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी हमें शक्लें जो है वो कौमी सियासत के अंदर भी देखने को मिलेंगी। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया हुआ है कि इलेक्शन के मामले में वो सब जमातों के पीछे खड़ी है, तो क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहुंच गई है मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई मदद मिलेगी? बल्ले का निशान जो है वो उससे नवाज देगी सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ लेने तो नहीं पहुंची, वो तो गालियां बकने पहुंची है वहां पे। इधर से सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठता है हियरिंग के लिए, उधर से जनाब जो मारूफ किस्म के ट्रोल्स हैं, ट्रोल नहीं है, लीडर हैं इनके, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, गुंडे हैं, सोशल मीडिया ही गुंडे हैं, वो बैठ के नंगी गालियां बकना शुरू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब को।
मुझे नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के जो अदारे, ये पीटीए, ये पैमरा वगैरह कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और जितनी देर तक समात रहती है वो गालियां बकते रहते हैं। इसका मतलब है पीटीआई जो है वो गाली के जोर के ऊपर इंसाफ लेना चाह रही है कि हम लेके आ गए हैं पिटीशन तुम्हारे पास, तुम्हारी ऐसी तैसी अगर तुमने हमें इंसाफ ना दिया तो। और ये आज नहीं, मैं पिछले कम से कम जितने दिनों से ये समाज शुरू हुई है, पीर के दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, पीर, मंगल, बुध, आज जुमेरात हो गई, रोजाना ये तमाशा लगता है। जैसे ही फुल कोर्ट की समाज शुरू होती है, फुल बेंच की, पीटीआई की वो ट्रोल, वो जो इस्लामाबाद का चमूना है, वो बैठ जाता है, वो अमेरिका से बैठ जाते हैं, वो लंदन से बैठ जाते हैं, और वो जाती तो गालियां, वो बकवासियात करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर तो पीटीआई ने ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है तो फिर लड़ने दीजिए, गंद फैलाने दीजिए, गलाजत फैलाने दीजिए, पॉलिटिकल पोल्यूशन के अंदर मजीद इजाफा होगा। और अगर इस पॉलिटिकल पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोकना है तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा। लोगों की इज्जत बचाने के लिए इस गालम गलोच की जो गुज़िश्ता 4 रोज से मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो कही जा रही है, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बल्ले को के बारे में, या बल्ले से महरूम रख के पीटीआई को जो डैमेज किया जाना मकसूद था, ये मेरी राय है, वो किया जा चुका है। पीटीआई को आज की तारीख तक इलेक्शन के हवाले से यकसुई नसीब नहीं होने दी गई। भले उसके कैंडिडेट का कैंडिडेचर हो, भले उसके कागजात हाय नामजदगी हो, किसी भी हवाले से आज की तारीख तक पीटीआई से मुंसलिक किसी लीडर को, किसी उम्मीदवार को यकसुई नसीब नहीं हो सकी। और इलेक्शन की कैंपेन में जाते हुए सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी यकसुई होती है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। पीटीआई ने एक एक हलके से 4-4 उम्मीदवार जमा करवाए हैं, और चारों में से किसी को नहीं पता कि पता नहीं मेरे से पहले वाला रिजेक्ट होता है या मेरे से बाद वाला रिजेक्ट होता है या मैं रिजेक्ट होता हूं, और 13 तारीख के बाद फील्ड में कौन रह जाएगा। तो जब हम ये बात करते हैं कि पीएमएल इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, तो बाकियों ने केड़ा कोई, मेरा मतलब है कि बिलावल ने आज जलसा किया लाहौर में जाती उमरा के बाहर जाके, लेकिन बाकी पीटीआई के साथ भी वही अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। तो वो जो बल्ला ना होने के बायस जो डैमेज हो सकता था या होना था, मेरा ख्याल है कि वो वाला नुकसान जो है उसको पहुंचाया जा चुका है। मेरा और सलमान नाबद साहब का इस बात पे इत्तेफाक है कि ये हल मामला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है, और हमारा इस पे भी इत्तेफाक है कि ज्यादा इम्कान है कि ये बल्ला पीटीआई को मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन बादस खराबी बसियार। ठीक है बागा साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि आज़ाद हैसियत से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये सिस्टम की हार होगी, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब भी ये कह रहे हैं कि सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज़्यादती है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें बांधी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या सुप्रीम कोर्ट से मदद मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि उसका नाम है कि मुल्क की आला तरीन अदालत, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस मामले में पीटीआई को ज़रूर रिलीफ देगी। उसकी वजह क्या है? आप देखें, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब किसी भी पार्टी के साथ इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और उनसे अगर कोई निशान छीना गया, उनको इलेक्शन से बाहर किया गया, तो कभी भी उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, और मुल्क जो है वो आगे के बजाय पीछे की तरफ जाता है। देखिए, असल में मकसद क्या है इंतखाबात का? इनका मकसद ये है जमहूरियत को, जमहूरी रवायात और पाकिस्तान को और अवाम के इस निज़ाम को मजबूत करना। लेकिन जब आप इस तरह के मामला, मैंने पहले भी कहा, 1 महीना तो इलेक्शनों में रह गया, अभी तक यही नहीं पता कि इस पार्टी को बल्ले का निशान या कोई भी निशान मिलना है कि नहीं मिलना। भाई, इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखिए, जो पीटीआई के लोग हैं वो इस वक्त सहमे हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज मैं काफी जगहों पर गया हूं और हर बंदे ने ये सवाल किया है कि ये, मैंने कहा जी बिल्कुल हो रहे हैं जी, पीटीआई का क्या बनेगा? मैंने कहा जी जो अल्लाह को मंजूर है वही बनेगा। लोग कहते हैं नहीं जी फिर इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। मैंने कहा जी ज़ाहिर है मुल्क की आला तरीन अदालत है, जो भी फैसला करेगी ठीक करेगी, और हम सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए।
अब उम्मीद तो लगा के सब बैठे हुए हैं पीटीआई के लोग के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको इंसाफ मिलेगा। क्यों? जैसे मेरे तमाम पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि बल्ले के बगैर या पीटीआई को बतौरे एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने दिया गया तो यकीन जाने इन इंतखाबात का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, ये बेमानी हो जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, आप नून लीग को निकाल दें फिर भी यही होगा, आप पीपल्स पार्टी को निकाल दें, आप जेयूआई को, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। मेरा एक ख्याल है, मैं आखिर में आपको अपना आधा मिनट कि अगर ये मामलात है ना तो ये सारे मामलात इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले तय हो जाने चाहिए कि कौन बंदा इसके लिए अहल है, हमने किसको बल्ला देना है या किसको साइकिल देनी, किसको शेयर देना है, नहीं देना, कौन अहल है, किसके कागजात, वो भाई, ताकि अगर कोई सियासी अमल शुरू होता है, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है, कोई इंतखाबात का अमल शुरू होता है तो एक महीना पहले लोग अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं। सही है, और यानी आप यही कह रहे हैं फैसला जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। तो फिर अगर इन अदालतों के फैसले, हतमी फैसले जाके सुप्रीम कोर्ट में ही होने हैं तो यार फिर सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर ले, उन्हीं का ही फैसला आखिरकार माना जाना। सही है, यानी वो माहौल बना दिया गया है जहां ताहद्दे निगाह धूल ही धूल नजर आ रही है, सूरत हाल भी कुछ वाज़ेह नहीं है और कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे जिस तरह से इंतखाबात करीब हैं, सियासी जोड़ तोड़ भी उरूज पर है और NA 127 में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और बिलावल भुट्टो ने तख्ते लाहौर में बैठकर जो है सियासी बयानबाजी की है या फिर वो वाकई मुखालिफिन को टफ टाइम देने जा रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे NA 127 में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और जिस तरह से रज़ी साहब ने अभी भी बात की थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तख्ते लाहौर में बैठकर खराक किए हैं, उन्होंने जलसा किया है। क्या कहेंगे रज़ी साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ, सियासी बयानबाजी थी या फिर वाकई मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे? सलमान आबिद साहब, आप बताइएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इंतखाबी मुहिम में इस तरह की पुरजोशियत जो है वो सियासी जमातों की जानिब से हमेशा से देखने को मिलती है और हमारी तो इंतखाबी मुहिम जो है वो इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी होती है। इसीलिए आज बिलावल साहब ने बैठ के जो है रायबंद वालों को चैलेंज किया है, हालांकि वो खुद इस हुकूमत के वजीर खारजा थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में क्या टफ टाइम देना है, यानी जिस बंदे को शामिल किया है उन्होंने अब्दुल गफूर मियों को, जिसकी बुनियाद पर ये सारा वहां पे शो किया गया है, हम जानते हैं कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और कितने बड़े मजबूत वो उम्मीदवार हैं और कितनी मजबूत बुनियादें रखते हैं सियासी बुनियादों पर। पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका या कोई बहुत बड़े लोग जो है जौक दर जौक उनकी पार्टी में उस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनके तो मखदूम फैसल अयाज साहब जो है वो भी मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अब ये 127 का जो हल्का है उसको बुनियाद तो बनाया गया पीपल्स पार्टी ने। यहाँ पिछली दफा असलम गिल साहब ने कोई 35,000 वोट लिए थे जब पीटीआई मुकाबले में नहीं थी, तो इसलिए जब पीटीआई अगर मुकाबले में होती है और उनकी जमात बतौर इंतखाब में हिस्सा लेती है तो आप देखिएगा कि बिलावल साहब जो सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं हो सकेगा जैसे वो सोच रहे हैं कि वहां उनसे। अच्छा, अब एक सूरत हाल ये निकाली जा रही है कि जनाब अगर आप शहबाज शरीफ से के मुकाबले में पीपल्स पार्टी कराची में उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, लाहौर में NA 127 में PMLN उनके मुकाबले में उम्मीदवार ना खड़ा करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की कोई हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी। अगरचे मुमकिन इम्कानात तो होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पे बिलावल साहब की पोजीशन मजबूत होगी अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हुए। और अगर वो PTI भी मुकाबले में हो, PMLN भी मुकाबले में हो और पीपल्स पार्टी भी मुकाबले में हो और इन तीनों जमातों की मौजूदगी में फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मैटर नहीं करेगी, मैटर वही PTI और PMLN वाले करेंगे। बाकी सियासी जोड़ तोड़ देखे ना, हर जगह पे चल रहा है। अभी JUI के साथ जोड़ तोड़ होना है, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, फिर मुस्लिम लीग काफ के साथ भी सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, KPK में JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट होनी है और बलूचिस्तान में जो है वो बाप पार्टी और जो लोग शामिल हुए उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होनी है। तो मुझे लगता है ये इंतखाब जो है इसमें कोई बड़े सियासी इत्तेहाद तो नहीं बन रहे, इसमें तो कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट हो रही होगी।
अभी देखिए ना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब PMLN जो है वो अच्छी जमात नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किए, उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, उन्होंने फना नहीं किया, और फिर पीपल्स पार्टी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो सीट एडजस्टमेंट भी करें। और इसी तरीके से PMLN वाले जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को क्या कुछ नहीं कहते रहे, या बाप पार्टी को क्या कुछ नहीं कहती रही मरियम, लेकिन आज उनको कड़वी गोलियां खानी पड़ रही हैं। मुस्लिम लीग काफ के बारे में क्या नुक्ता नजर होता था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन वो भी कड़वी गोलियां खानी होंगी। तो हमारे यहाँ जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि वो सियासी जमातों से ज्यादा शायद किसी और की डिक्टेशन भी है कि आपको हर सूरत में ये सीट एडजस्टमेंट करनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी, और मुस्लिम लीग काफ के साथ भी, और शायद JUI के साथ भी, और अपना PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ भी। तो अभी मुझे लगता है कि ये अगले 10-12 दिनों के अंदर ये सारा एडजस्टमेंट का खेल खत्म हो जाएगा। जब फाइनल फहरिस्त आ जाएगी तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ खड़ा है, और उसके बाद अगले 20 दिन जो इंतखाबी मुहिम हम देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन किसके ऊपर भारी होता है और कौन किस पे सख्त लेता है। ठीक है। इम्तियाज आलम साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जो हैं वो ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को दिल की तकलीफ होगी और रायविंड में ही दिल का अस्पताल बनाएंगे जहां इलाज करवाया जा सके, और देखा जाए तो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है N127 में। बिलावल भुट्टो के मद्दे मुकाबिल जरा ये बता रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ होंगे। क्या कहते हैं आप, ये जो बिलावल भुट्टो ने आज जलसा किया है, ये सब सियासी बयानबाजी है या फिर वाकई कोई टफ टाइम देंगे वो? देखिए, पीपल्स पार्टी को बड़ा एहसास है कि लाहौर उनका शहर होता था और वो उनके हाथ से छिन गया, और वो एक तारीख बयान करते हैं कि किस तरह जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में ये काम हुआ और नून लीग बनाई गई। तो वो एक तारीखी तजाद लेकर चल रहे हैं, और पंजाब में ये एंटी भुट्टो प्रो भुट्टो या प्रो शरीफ और एंटी शरीफ डिवाइड रही है, उसमें वो प्ले कर रहे हैं। इसका फ़ायदा भी तहरीक-ए-इंसाफ ने उठाया था 2018 में, और मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर लोग एंटी नून लीग बुनियाद पे, एंटी शरीफ बुनियाद पे PTI के साथ शामिल हुए थे। अब बिलावल के सद तक इस हल्के में ले आए कि मैं इस हल्के से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं कुछ बहुत बुनियादी बातें करना चाहता हूँ, तो मुझे आप इजाज़त दें। अगर आप सियासी इस्तेकाम चाहते हैं तो इंतखाबात को शफाफ बनाना होगा, उसमें सबकी शिरकत करनी होगी। अगर आप जमहूरी कल्चर चाहते हैं तो तमाम जमातों को मिसा के इंतखाबात, मिसा के शफाफ इंतखाबात करना चाहिए, ताकि इंतखाबी नताइज को सारी पार्टियां तस्लीम करें। ये ना हो कि जिस दिन इंतखाब का नतीजा आए उस दिन अगले दिन ऐलान हो जाए कि ये हम नताइज नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि अब जब ये PTI अपनी दरख्वास्त दाखिल करेगी बल्ले के निशान की बहाली की सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे पीपल्स पार्टी भी और नवाज लीग भी जाकर हमायत करें कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातों को इवन प्लेइंग फील्ड मिले और PTI को भी मिले। इससे आप देखेंगे ये जो शिकायत कर रहे थे रजी साहब गाली गलूज के कल्चर की जो तलखी है, ये जो डिवाइड है, जो बड़ा फर्क पड़ जाएगा, सियासी माहौल एंटायरली बदल जाएगा। तो पार्टियां अपने प्रोग्राम पे बात करेंगी। तो तीसरी बात मैं ये चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सियासी कैदी रिहा करने चाहिए। अब 9 मई के मामलात में सारी PTI तो उसकी जिम्मेदार नहीं है, और जितने लोग जिम्मेदार हैं उन पे आप केस चलाएं, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, और वो केस अपने मंतकी अंजाम तक उन्हें मौका मिलना चाहिए अपने आप को दफा करने का भी और अपनी सफाई पेश करने का भी। लेकिन बाकी पार्टी को आप कैसे कर देंगे? मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत नौजवानों से मिल रहा हूँ, उनमें बहुत गुस्सा है, और वो सख्त महरूमी का शिकार पंजाब में हो रहे हैं, और उनकी गुफ्तार बड़ी सख्त है। तो मैं समझता हूँ कि उन नौजवानों को भी, उन नौजवानों का तकाजा है कि उनका लीडर बाहर आए और उनकी पार्टी को मौका मिले। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो हमेशा मजलूमों के साथ रहा हूँ, इस बुनियाद पर मुझे वो आज मजलूम नजर आते हैं, और उन्हें उनका वो लिहाजा उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए। 4-5 नुक्ते हैं। एक तो ये है कि मिसा के इंतखाबात हो, ये PTI के मामले में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जाके अदालत में कहें कि भाई इनके बाद बल्ले के निशान रहे, सियासी कैदी आप रहा करें, और पार्टियां आपस में मिसा के इंतखाबात करें। ठीक है रजी साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जहां से पीपल्स पार्टी की बुनियादें रखी गई, जिस शहर से, वहीं से हम बुनियादें हिला देंगे, तो वाकई तख्ते लाहौर ले उड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर बस सियासी बयानबाजी चल रही है इस वक्त?
देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी से मेरा जाती जो तारुफ था वो उस दौर में हुआ जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चल रही थी, जिसको PNA की मूवमेंट कहते हैं। और उसके बाद फिर हम जो थे वो कॉलेज में थे, उसके बाद तो यूनियन बैंड हो गई, लेकिन उससे पहले हम कोई 2-3 इंतखाबात के अंदर हिस्सा भी ले चुके थे। फिर उसके बाद एक लंबा वक्फा है और 86 में बेनजीर भुट्टो साहब वापस तशरीफ लाते हैं। तो 86 से लेके 96 तक मैंने जो पीपल्स पार्टी को देखा है वो ये है कि लोग झूठी सच्ची कुर्बानियों की, कोड़ों की, कैद की, जुर्मानों की फाइलें बना के और भाग रहे होते थे कि बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं उनको वो फाइल पेश की जाए और उसके नतीजे में किसी महकमे के अंदर तकर्री ली जाए। और हमने ये भी देखा कि 50-50 साल जियाला जो था उसको महकमे के अंदर भर्ती कर दिया गया, अगरचे उस 10 साल की उम्र के बाद रिटायर हो गया, लेकिन उसको पेंशन मिलती रही। और पीपल्स पार्टी पंजाब में उसी वक्त तक जिंदा रही जब तक ये जियाले या तो नौकरियों में रहे या फिर उनको पेंशन मिलती रही है। उसके बाद फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक जो नजरियाती वोट होता है वहां तक महदूद हो गया। और उन्होंने कोई 97 के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई शऊरी कोशिश की है। 97 वाले धचके के बाद उन्हें मार्शल्ला पड़ गया मुशर्रफ साहब का, तो जो वो रिवाइवल की कोशिश होनी थी वो नहीं हो पाई। 2008 के अंदर भी अगर बीबी शहीद का खून ना होता तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत ना मिलती, लेकिन बहरहाल वो एक अनइवन वाकया था। उसके बाद आप देखिए कि मुसलसल वो जो नीचे आता हुआ ग्राफ है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए वाहिद फार्मूला ये है कि पीपल्स पार्टी के पास जो इस वक्त सियासी वडेरों का गिरोह है, ये वो सियासी वडेरों का गिरोह है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को इस हालत तक पहुंचाया है जिस हालत में वो इस वक्त है। वो एतजाज एहसन जैसा कैंडिडेट लॉन्च करती है और उसको 3,500 4,500 वोट मिलता है एनए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। एतजाज एहसन को वो तकलीफ नहीं ना भूल रही अभी तक, वो उसको ह्यूमिलिएशन नहीं भूल रही, और उनके मुकाबले में एक नौमूज कैंडिडेट होता है। तो मेरा मतलब है कि ये जो हाल है इससे रिवाइव करने के लिए पीपल्स पार्टी को ये जो इस वक्त सियासी वडेरे हैं उसके पास, जिन्होंने पार्टी का हशर नशर कर दिया, उसे इस हालत तक पहुंचाया है, जिनके अपने बच्चे पीटीआई के अंदर हैं लतीफ खोसा साहब की तरह, उनसे जान छुड़ा के नए चेहरों को यहां पे मौका देना होगा। जो 1982 के अंदर पीएसएफ में था अब उसके पोते भी हो गए हैं, दोते पोते भी हो गए हैं, अब उसको पीएसएफ की चेयरमैनशिप से गुड बाय कह देना चाहिए। वहां पे कोई स्टूडेंट ऐसा लेके आना चाहिए जो कोई स्टूडेंट नजर आता हो। तो मेरा मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल तो ये है और ये कोई इन इलेक्शन की नहीं है, लेकिन बिलावल साहब की जुबान से ये मुझे महसूस हुआ कि जो पिछले दिनों खुर्शीद शाह साहब लाहौर में तशरीफ लाए थे और उन्होंने याद सादिक साहब से मुलाकात की थी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, मुझे लगता है कि उसके हवाले से पीएमएलएन की तरफ से इनकार हो गया है। तो वैसे पार्टी ने वजाहत भी तलब कर ली है, उस पे इनकार जो है वो इनकार हो गया है, और उस इनकार के बाद ही इस जुबान से मुखातब होया गया है। अभी कल ही हमने इस हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है कि नून लीग ने ये वाली एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। वैसे बाय द वे अताउल्लाह तारड़ साहब की ये सीट नहीं है, उनकी सीट गुजरांवाले में है। उनके भाई जो हैं वो वहां से एमपीए भी हैं, अब वो खुद वहां से एमएनए लड़ना चाह रहे थे। मेरे जाती इल्म में है कि वो वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क भी किया है पिछले कम से कम। अच्छा, वैसे जरा ये बता रहे हैं कि यार सादिक साहब इस बार लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इसलिए अताउल्लाह तारड़ जो है उनको यहाँ पर जो है ना वो खड़ा किया जाएगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो रोला पड़ गया ना शेख रोहेल असगर साहब के साथ। शेख रोहेल असगर का जो पुराना हल्का था वो नई हल्का बंदियों में या सादिक साहब वाले हल्के के अंदर आ गया और शेख साहब रिफ्यूज टू बैक आउट, तो इसलिए या सादिक साहब ने कहा चले मैं बैक आउट कर जाता हूं। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दूसरी है। दुरुस्त। नसीर वागा साहब, देखिए मैं आज आपको बताऊं कि मैंने इस NA 127 के कुछ लोगों से बाई चांस मेरी एक जगह पर मुलाकात हुई जिसमें काफ़ी लोग शामिल थे मुख्तलिफ पार्टियों के,
मैंने उन लोगों से ये पूछा कि अगर पीटीआई का उम्मीदवार सामने नहीं आता, फर्ज करें कि यहाँ किसी को अहल ही नहीं कोई साबित होता और टिकट भी नहीं मिलता, तो लोग क्या करेंगे? लोगों की क्या राय कि लोग उनके मुतबादल के तौर पर किसको वोट देंगे? मैं हैरान हो गया कि उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। और कुछ लोगों ने कहा कि अगर टीएलपी का कोई उम्मीदवार हुआ तो हम उसको वोट देंगे। तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी अच्छा। के बारे भी लोगों ने बहुत बातें की कि जी अगर हमें पीटीआई को वोट देने का मौका ना मिला तो हम इस पार्टी को देंगे। लिहाजा मुझे किसी एक बंदे ने भी, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नून को उसके बदले में वोट दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों को, पीटीआई के लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिले, अपने वो कैंडिडेट को मुंतखब करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाए। निस्बतन वो उनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो छोटा सा सर्वे किया, जो मैं घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा, अब इशू ये है कि NA 127 में अगर अताउल्लाह तारड़ साहब हैं तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि वो फिर अगर मुस्लिम लीग का पूरा वोट उनको मिल गया, दिलो जान के साथ लोगों ने उनको कबूल कर लिया, तो शायद उनकी कोई पोजीशन बन जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो के मुकाबले में वो एक कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे। अच्छा। और मेरा ख्याल है यहाँ मुस्लिम लीग नून को एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा दुरुस्त। करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये एक बड़ा अहम हल्का है। बिल्कुल और ठीक है आप जी। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है जी। बात वही है कि शेरों के साथ किरदार तो बदलते रहते हैं, लेकिन खेल जू का तू ही रहता है। हम यही चाहेंगे कि इस खेल का इख्तिताम तो अच्छा हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।